हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का चौथा चैप्टर देश के नाम संदेश। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने किसको लिखा है। आंसर होगा, यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा है। दूसरा प्रश्न है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। तो पत्र लिखने वाले का पता मातृ छाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भावर, जिला बनासकांठा। फिर है, पत्र में क्या वर्णन किया गया है। तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। तो इस पत्र में बताया गया है कि भारत के नागरिक हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति वो कितने लापरवाह होते हैं और उनको हमेशा सरकार से कोई ना कोई शिकायत रहती है। फिर है, पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है। तो पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को प्रणाम कहा है। फिर है आपका अगला प्रश्न, हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में क्यों नहीं। तो आंसर होगा, हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। तो हमारे अंदर क्या है, अपने देश के लिए जो गर्व है, सम्मान है, उसकी पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश के ऊपर गर्व नहीं करते, उसका सम्मान नहीं करते। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। तो दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं, हम भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं लेकिन अपने देश में नहीं करते। तो हम अपने देश में जब होते हैं तो अपने देश में हम कायदे कानून का पालन नहीं करते। अगर कहीं पे लिखा होता है बीड़ी सिगरेट पीना मना है, तब भी हम छुप छुप कर पीते हैं, या गंदगी फैलाना मना है, तब भी हम क्या करते हैं, गंदगी फैलाते हैं। लेकिन जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हम उनके कायदे कानून का पालन करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें अपने देश के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं है। तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है, इसलिए हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसे इस तरह के जो कायदे कानून हैं उनका पालन नहीं करते हैं। फिर है, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है। तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक हैं। मतलब हमारे देश के विकास में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रुकावट डालती हैं। आंसर होगा, हमारे देशवासी जो हैं वो अपने यहाँ के जो कायदे कानून हैं उनका सख्ती से पालन नहीं करते हैं। तो लोग हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं, वे अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग भ्रष्टाचार करने में नहीं हिचकते। यह सारी समस्याएं हमारे देश के विकास में बाधक हैं। तो कौन कौन सी समस्याएं हैं, हम अपने देश के जो कायदे कानून हैं उनका पालन नहीं करते। अगर कोई भी हमें दिखाई देती है समस्या, उसके लिए हम सरकार को दोष देते हैं और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में हम रुचि नहीं लेते। अधिकारी लोग जो हैं वो भ्रष्टाचारी हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो हमारे देश के विकास में बाधक हैं। फिर है, देश के प्रति हमारा क्या फ़र्ज़ है। तो देश के प्रति हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ के जो कायदे कानून हैं उनका पालन करें। देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो। हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। फिर है आपका अगला प्रश्न, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला प्रश्न है, में सफाई खुदाई है, इसको आपको सही से वाक्य बनाना है, इसका आपको सही से वाक्य बना के लिखना है। तो सफाई में खुदाई है। फिर है, मेरा भारत महान, मेरा महान भारत लिखा हुआ है तो हमें लिखना है मेरा भारत महान। फिर है, लेना और दहेज पाप देना है, आंसर होगा दहेज लेना और देना पाप है। फिर है, आदर्श भारत को आओ बनाए मिलकर राष्ट्र, आंसर होगा आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। तो पहला हो जाएगा सफाई में खुदाई है। फिर है, मेरा भारत महान। फिर है, दहेज लेना और देना पाप है। फिर है, आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने इस ईमेल से हमें क्या सीख दी है।
आंसर होगा डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चिंत ना हो जाएं। मतलब हम सरकार चुन लेते हैं, उसके बाद हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हम ऐसा ना सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है और सारी जिम्मेदारियां हैं वो चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम अब सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ़ नहीं उठानी है। तो सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी ने यही कहा है कि जब हम सरकार चुन लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि अब सारी सरकार की ही जिम्मेदारियां हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो हम ऐसा ना सोचें कि अब सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार ही उठाएगी, हमारे द्वारा चुनी हुई जो सरकार है वही सारी जिम्मेदारियां उठाएगी। तो हमारे सारे काम सरकार करेगी, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो रद्दी कागज़ है उसे कूड़ेदान में डालना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करते, हम जहाँ तहाँ गंदगी फैला देते हैं। तो सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम क्या करते हैं, अपना स्वार्थ ही देखते हैं। और हम क्या करते हैं, हम वैसे तो दहेज का विरोध करते हैं, हम कहते हैं हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं तो हम भर भर के दहेज लेते हैं। तो ये सारे काम हमें नहीं करने चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो सरकार चुनी है सारी जिम्मेदारी उसकी है। तो इस प्रकार इस ईमेल के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने की सीख दी है। फिर है आपका अगला प्रश्न, दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें क्या अंतर है। आंसर होगा दूसरे देशों में जाकर हम उनकी जो व्यवस्था है उसका आदर करते हैं, उसका पालन करते हैं। जब हम दूसरे देश में जाते हैं तो उनकी जो भी व्यवस्था है उसका हम आदर करते हैं, पालन करते हैं, जबकि अपने देश में हम यहाँ की व्यवस्था की अनदेखी करते हैं। तो दूसरे देशों में हम उनके स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन करते हैं, गाड़ी उन देशों के नियम के अनुसार चलाते हैं, उन देशों में बेईमानी करने की हिम्मत नहीं करते। परंतु अपने देश में हम ना तो स्वच्छता रखते हैं, ना गाड़ी की गति का ध्यान रखते हैं, ना हम ईमानदारी का पालन करते हैं, मतलब ईमानदारी से काम करते हैं। तो इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हम देखते हैं, अगर वहाँ पे स्वच्छता की बात कही जाती है, अगर वहाँ पे कहा जाता है कि हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है तो हम उनके देश को स्वच्छ भी रखते हैं। गाड़ी जो है हम उनके नियमों के अनुसार चलाते हैं, हम बेईमानी करने की हिम्मत नहीं रखते। तो अपने देश में ना तो हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, ना ही गाड़ी की गति को हम सही से रखते हैं, जब मर्जी हम तेज़ कर देते हैं गाड़ी की गति को, ना ही हम ईमानदारी से कोई काम करते हैं। तो इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। अपने देश में जो हम व्यवहार करते हैं वही हम अगर दूसरे देश में करते हैं तो उसके लिए हमें सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है, ये हमको पता होता है। तो हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी कि और देशों में होती है। तो हमें पता है हम कुछ भी गलत काम करेंगे उसके लिए हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, और अगर हम दूसरे देश में वही काम करते हैं तो उसके लिए हमें सज़ा मिल सकती है। तो अपने देश में हम वो व्यवहार नहीं करते जो कि हम दूसरे देशों में जाकर करते हैं। तो इस प्रकार दूसरे देशों में और अपने देश में हम जो व्यवहार करते हैं उसमें बहुत अंतर है। फिर है आपका अगला प्रश्न, दूसरे देशों में लोग स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक हैं। आंसर होगा दूसरे देशों में लोग स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैं, वे सड़कों पर थूकते नहीं हैं जैसे कि हमारे यहाँ थूकते हैं। कागज़ के टुकड़े यहाँ वहाँ ना फेंक कर कूड़ेदान में डालते हैं वो लोग। सिगरेट के टुकड़े सड़क पर नहीं फेंकते। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों की जो गंद होती है सड़क पर नहीं करवाते हैं। कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों को सड़क गंदी नहीं करने देते हैं। और समुद्र तटों पर लोग खाली नारियल इधर उधर नहीं डालते। मतलब यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, और बाहर के देशों के जो लोग हैं अपने देश को काफ़ी स्वच्छ रखते हैं। तो यहाँ पर अपने देश को स्वच्छ रखने के लिए हम कुछ भी नहीं करते। हम क्या करते हैं, रेलवे स्टेशनों को साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो वो लोग अपने देश के जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनको साफ़ सुथरा रखते हैं। इस प्रकार दूसरे देश के जो लोग हैं स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक हैं।
फिर है आपका अगला प्रश्न, अपने देश की व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। आंसर होगा, अपने देश की व्यवस्था को सुधारना है तो हमें स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अपनी जिम्मेदारी हमें दूसरों पर नहीं डालनी चाहिए। अपने यहाँ की अव्यवस्था से हम भागे नहीं, बल्कि उसे दुरुस्त करने में सरकार को सहयोग दें। तो इस तरह अपने सकारात्मक योगदान से ही हम अपने देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो हम ये कहने की बजाय कि वो लोग सफाई नहीं रखते या वो लोग गंदगी फैलाते हैं, पहले अपने आप को देखें और हम पहले गंदगी ना फैलाएं। अपनी घर की गंदगी जो होते हैं वो हम सड़क पे डाल देते हैं गंदगी को निकाल के, तो ऐसा ना करें। पहले हम सुधरें फिर दूसरों को सुधारें। तो अपनी जिम्मेदारी हम दूसरों पर नहीं डालें, बल्कि हम खुद जिम्मेदार नागरिक बने, अपने देश को साफ रखें। अपने देश की व्यवस्था को हम इस तरह से सुधार सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के काल पहचानिए। पहला है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसमें कौन सा काल है। तो इसमें है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। फिर है, मैं कल अंबाजी गया था, तो गया था जो काम हो चुका उसमें कौन सा काल होता है, भूतकाल। फिर है, कोई गाना गा रहा है, तो काम चल रहा है, तो इसमें क्या है, वर्तमान काल है। इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, तो गाना जो है पूरा नहीं हुआ है, गाना अभी चल रहा है। फिर है, आज ठंड ज़्यादा होगी, तो जो ठंड है वो क्या होगा, ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या है, भविष्य काल है। आज ठंड ज़्यादा होगी, इसमें समान भविष्य काल है। फिर है, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, इसमें है वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल है, काम पूरा नहीं हुआ है। फिर है, परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई, तो वर्षा हो चुकी, तो यहाँ पर क्या होगा, भूतकाल होगा, सामान्य भूतकाल। तो पहले में है वर्तमान काल, दूसरे में है भूतकाल, तीसरे में है वर्तमान काल, चौथे में है भविष्य काल, पाँचवें में है वर्तमान काल और छठे में है भूतकाल। फिर है आपका अगला प्रश्न, काल परिवर्तन कीजिए। तो आपको अब ब्रैकेट में जो लिखे हैं उसके हिसाब से कालों को परिवर्तित करना है, वाक्य को चेंज करना है। पहला है, मैं बाज़ार गया, इसको आपको बनाना है भविष्य काल में, तो भविष्य काल में क्या बनेगा, मैं बाज़ार जाऊंगा। फिर है, मंदिर में पूजा होगी, इसको आपको बनाना है भूतकाल में, तो मंदिर में पूजा हुई। फिर है, शिमला में हिम वर्षा हुई, इसको आपको बनाना है भविष्य काल में, तो शिमला में हिम वर्षा होगी। फिर है, मैंने पढ़ाई की, इसको आपको बनाना है वर्तमान काल में, तो मैं पढ़ाई करता हूँ या मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फिर है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ देकर वाक्य में समझाइए। पहला है, चांद पर थूका मुंह पर गिरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप चांद पर थूकेंगे, जो थूक है वो आपके मुंह पर ही आएगा। कहने का मतलब ये, अगर आप किसी सज्जन व्यक्ति की निंदा करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको ही पछताना पड़ेगा, उस सज्जन व्यक्ति का कुछ नहीं होगा। तो उत्तर होगा, एक पत्रकार ने एक संत की निंदा की, तो उसने उनके बारे में कई उल्टी सीधी बातें लिखकर छपवाई, तो लोगों ने उसे समझाया पर वो नहीं माना और संत को बदनाम करता रहा। एक दिन क्या हुआ, संत के जो कट्टर अनुयायी थे वो उसके हाथ पड़ गया, मतलब जो संत को बहुत अधिक मानते थे उन लोगों ने उस पत्रकार को घेर लिया, तो उन्होंने उसकी अच्छी से धुनाई की। जो संत के कट्टर अनुयायी थे उन्होंने पत्रकार को काफ़ी मारा पीटा। तब वहाँ खड़े एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, चांद पर थूका मुंह पर गिरा। कहने का अर्थ यही है कि कोई सज्जन व्यक्ति को अगर बदनाम करने की कोशिश करता है तो उसका परिणाम क्या होता है, जो व्यक्ति बदनाम करता है उसको ही उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसे चांद पर अगर हम थूकते हैं तो थूक हमारे मुंह पर ही आता है। इसी तरह अगर हम किसी संत व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, हमें ही उसका फल भुगतना पड़ता है। फिर अगला मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब हैसियत से ज़्यादा बात करना, तो जोश में आकर अपने से ज़्यादा ताकतवर पहलवान को मुकाबले के लिए ललकारना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। फिर है, दूर के ढोल सुहावने, मतलब दूर की जो चीज़ होती है वो अच्छी लगती है ज़्यादा। तो पहाड़ों की सुंदरता पर हर कोई मोहित हो जाता है, लेकिन वहाँ जीवन यापन करना सच में दूर के ढोल सुहावने जैसा है। मतलब दूर की सुंदरता है वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन हम जब वहाँ पे जाके रहते हैं तब हमें पता चलता है कि पहाड़ी लोगों का जीवन कितना कष्टदायक होता है। तो दूर के ढोल जो होते हैं वो
सुहावने ही लगते हैं। फिर है दोनों हाथों में लड्डू, मतलब दुगना लाभ होना, दोहरा लाभ होना। तो रमेश को कारोबारों में, व्यवसाय में तो तरक्की मिल रही थी, कारोबार में तो तरक्की मिल ही रही थी, लेकिन आज उसकी लॉटरी भी निकल आई। तो उसके तो दोनों हाथ में क्या हुआ, लड्डू आ गए, दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो रमेश को कारोबार में तो तरक्की मिल ही रही थी, जो उसने बिजनेस किया उसमें तो उसको लाभ हो ही रहा था, लेकिन आज उसकी लॉटरी भी निकल आई, तो उसके तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए। अगला और अंतिम है, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, मतलब काम भी बन जाए और हमें कोई हानि भी ना हो। तो कोई ऐसा उपाय करो कि जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, वो भी समाप्त हो जाए, हमारी बात भी रह जाए। मतलब कहने का ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी बन जाए, हड़ताल भी समाप्त हो जाए, हमारी बात भी रह जाए, हम जो बात कह रहे हैं वो भी हो जाए और हड़ताल भी ख़त्म हो जाए। तो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो कोई ऐसा उपाय करो कि हड़ताल भी समाप्त हो जाए और हमारी बात भी रह जाए। सार ये है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। इसमें जो एप्लीकेशन वगैरह थी वो हमने अलग से करवाई है, उसको आप देख लीजिए। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल से एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।